दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देखना मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों अपने पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अपने आप को मजबूत कर रहा था लेबनान से और उस आलमी फौज को निकालने के लिए कोशिशें कर रहा था। तो अब दोस्तों हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार थी। इसराइल और इसराइल की हामी वो आलमी फौज जो 1982 से इसराइल के लेबनान पे कब्जा करने से लेकर अब तक लेबनान में मौजूद थी, लेबनान में अमन कायम करने को लेकर। तो अब हिजबुल्लाह ने अपनी तैयारी की पहली झलक दिखाई 12 नवंबर 1982 को। दोस्तों ये लेबनान का शहर तायर है। यहाँ 7 मंजिला इमारत को इजरायली आर्मी ने कैप्चर यानी कि कब्जा कर रखा था और यहाँ उन लोगों ने अपना एक मिलिट्री बेस बना रखा था और इसी बिल्डिंग से वो पूरे लेबनान को जहाँ जहाँ उन लोगों ने कब्जा कर रखा था उसको कंट्रोल करती थी और यहीं वो फिलिस्तीनी कैदियों को भी लाकर रखा करती थी या उन पर जुल्म ज्यादती किया करती थी, उनको अजियतें दिया करती थी। तो 12 नवंबर की सुबह एक कार पूरी रफ्तार से इस 7 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों उस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कार में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोरिल्ला वॉर में इस तरह के हमलों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। तो किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कार में क्या हो सकता है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों वो पुरजोर कार जो पूरी रफ्तार से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी वो इस बिल्डिंग से टकरा गई और देखते ही देखते एक 7 मंजिला इमारत पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गई, जमीन की छाती से आ लगी। ये हमला इस कदर खतरनाक था कि पूरी 7 मंजिला इमारत जमीन की छाती से आ लगी। हिजबुल्लाह का जो ये प्लान था, जो हमला था, ये इस तरह सक्सेस हुआ कि किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। हिजबुल्लाह के इस पहले हमले में इसराइल के 75 यानी कि 75 इसराइली फौजी मारे गए। दोस्तों इस हमले के बाद लेबनान में इस तरीके से और भी बहुत से हमले किए गए, लेकिन वो हमला जो फैसला कुन साबित हुआ और जिसने लेबनान से आलमी फौज को निकल जाने पर मजबूर किया, वो हमला हुआ बेरूत में 23 अक्टूबर 1983 यानी 1983 को। दोस्तों बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही एक अमरीकी कंपाउंड था जिसमें अमरीकी फौजियों ने अपना एक बेस बना रखा था, या यूं कहे कि वो यहाँ मौजूद थे, अपना एक मिलिट्री बेस बनाकर रह रहे थे। तो दोस्तों बेरूत में सुबह 6 बजे के करीब यहाँ के कुछ रिहायशी लोग जो यहाँ के रहने वाले थे वो एक पानी का ट्रक जो आता है उसका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक पीले रंग का बड़ा सा मर्सिडीज बेंज ट्रक वहाँ आया और सब लोग इत्मीनान से सांस लेने लगे कि ये एक पानी का ट्रक है। लेकिन दोस्तों उस वक्त सबको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि जब ये ट्रक उस बस्ती में ना रुककर अमरीकी कंपाउंड के जो बाहर खारदार ताल लगे होते हैं उनको क्रॉस करके सीधा अमरीकी कंपाउंड में घुसने लगा। देखते ही देखते इस ट्रक ने इस 4 मंजिला इमारत जो कि अमरीकी कंपाउंड था इसके खारदारों को क्रॉस किया और इसके बाद जो एक जंगला लगा हुआ था बीच में उसे भी क्रॉस किया। दोस्तों वहाँ के जो अमरीकी फौजी पहरा दे रहे थे वो अभी इस सूरत हाल को समझ ही रहे थे क्योंकि उनकी बंदूकों में गोलियां तक नहीं थी। और दोस्तों इस मर्सिडीज बेंज ट्रक में 9,500 किलोग्राम का बारूद उसी वक्त उस कंपाउंड से टकराकर फट गया। 4 मंजिला इमारत जमीन की छाती से आ लगी। अमरीकी सोल्जर जो कि वहाँ रह रहे थे उनकी तादाद 241 बताई जाती है और वो 241 फौजी उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों बेरूत में जहां ये अमरीकी कंपाउंड पर हमला हुआ था इससे 6 किलोमीटर दूर एक 9 मंजिला इमारत में फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स भी मौजूद थे और इस धमाके की लर्ज़ आवाज़ से वो अपनी बालकनियों में आकर इस धमाके का उठता धुआं अपनी आंखों से देखने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें भी महसूस हुआ कि इनके सिपाही किसी पर फायर खोल रहे हैं। बंदूकों की आवाज और गोलियों की आवाज से ये सब लोग
बालकनी में आकर खड़े हो गए, क्योंकि इस फ्रांसीसी 9 मंजिला इमारत की तरफ भी एक बड़ा सा मर्सिडीज बेंज ट्रक इनकी ओर बढ़ने लगा था। वहां जो फ्रांसीसी आर्मी थी, जो फौजी थे जिन्होंने इस ट्रक पर फायर खोल दिया था, उन्होंने इस ट्रक के ड्राइवर को तो मार दिया और ये ट्रक उस 9 मंजिला इमारत से टकराने से कुछ दूरी पर रुक गया। और इस तरह उन फौजियों ने एक राहत की सांस ली कि हमला होते होते रह गया या इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये इनकी एक गलत फहमी थी, क्योंकि उन हमलावरों का एक दूसरा यानी कि एक बी प्लान भी था, और वो ये था कि इस ट्रक में जो 9000 किलोग्राम का बारूद पड़ा हुआ था, उसे एक दूसरे सिपाही ने रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया। देखते ही देखते ये 9 मंजिला इमारत भी जमीन की छाती से आ लगी और इस हमले में फ्रांसीसियों के 58 पैराट्रूपर्स यानी उनकी आर्मी जान से हाथ धो बैठी। दोस्तों, एक ही दिन में 300 से ज्यादा आलमी ताकतों के इन फौजियों की मौत ने दुनिया में हंगामा मचा दिया कि इतनी ताकतवर फौज के जो सिपाही हैं वो उनको इतनी आसानी से कोई किस तरह मार सकता है। तो दोस्तों, इस हमले के बाद फ्रांस और अमेरिका ने अपनी अपनी फौजों को लेबनान से निकाल लिया। यानी इस तरह अगर देखें तो हिजबुल्लाह का पहला टारगेट यानी कि आलमी फौज को लेबनान से निकल जाने पर मजबूर करने वाला जो उनका टारगेट था, वो उसने कामयाबी से पूरा कर लिया था। अब लेबनान में एक यूएन की छोटी सी अमन फौज तैनात थी, जो कि हिजबुल्लाह की ताकत के लिए कोई खतरा नहीं थी। इस तरह दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अपना पहला चैलेंज अबूर कर लिया, यानी अमेरिकी और फ्रांसीसी फौज के लेबनान से निकल जाने के बाद अब लेबनान में इजरायली और वो इजराइल की हामी ईसाई मिलिशिया बाकी रह गई थी। दोस्तों, इजराइल के हेडक्वार्टर जो दायर में था, उस पर पहले भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो चुका था, लेकिन अब फर्क था और वो ये था कि हिजबुल्लाह के इन गोरिल्ला हमलों को इजरायली फौज समझ चुकी थी और बहुत से हमलों को या तो वो नाकाम कर दिया करती थी या कुछ हद तक उनकी शिद्दत जो थी वो कम कर दिया करती। लेकिन दोस्तों, ये हमले अक्सर उन पर कर कौन रहा है, इस बात का पता उन्हें 1985 से पहले तक नहीं था, बल्कि इस तरह के हमलों के नतीजे में वो अपनी पुरानी लिस्टों के मुताबिक उन फिलिस्तीनी इलाकों, उन ठिकानों पर ही हमले कर दिया करते थे जिन पर उनको शक होता था कि हो न हो यहीं से हम पर हमला हो रहा है। लेकिन 1982 से 85 के दरमियान हिजबुल्लाह अपने आप को इतना मजबूत कर चुकी थी, बेरूत में भी हिजबुल्लाह का असर रसूख हो चुका था। वो इसलिए कि बेरूत में उस वक्त वो हजारों खानदान परिवार रह रहे थे जो इसराइल और लेबनान के बॉर्डर से अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ पनाह ले हुए थे। इसराइल ने इनके घर बारों पर कब्जा अभी तक खत्म नहीं किया था, तो इसलिए ये अपने अपने घरों को वापस भी नहीं जा सकते थे। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इन लोगों पर काम किया और ये लोग जो कि इसराइल की वजह से बेघर हुए थे, तो ये इसराइल से नफरत तो पहले से कर रहे थे, तो इसलिए हिजबुल्लाह को इनको अपने साथ मिलाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को इसराइल के हाथों मरते हुए देखा था और अपने जो प्यारे थे उनको अपनी आंखों के सामने खोया था। तो इसलिए ये इसराइल से इतनी नफरत करते थे कि किसी भी सूरत इसराइल को लेबनान से निकल जाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार थे। तो इन लोगों के हिजबुल्लाह के साथ मिल जाने से, क्योंकि ये लोग बेरूत में रहते थे, तो हिजबुल्लाह इनके जरिए पूरे बेरूत को हॉल्ट कर सकता था, उस पर कंट्रोल कर सकता था। तो एक दिन जैसे बालबत का इलाका नींद से जागने के बाद पूरी तरह बदल गया था, ठीक उसी तरह बेरूत भी जब नींद से जागा तो सुबह होते ही पूरी तरह बदल चुका था। बेरूत की दीवारों पर आयतुल्लाह खुमैनी के पोस्टर लगे हुए थे और उन पर लिखा हुआ था कि हम सब खुमैनी हैं। ठीक उसी तरह बेरूत की गली कूचों में कुछ दाढ़ी वाले नौजवान अपने हाथों में बंदूकें लेकर राह चलती औरतों को पर्दा करने का हुक्म देने लगे। दीवारों पर और छतों पर सिया परचम लहराने लगे। यानी कहने का मतलब यह है कि बेरूत पूरी तरह बदल चुका था, ईरानी असर रसूख में आ चुका था। दोस्तों, इसके बाद लेबनान में और ख़ास तौर से बेरूत में
क्या क्या बदलाव हुए, ये सब हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने हमारा पहला व्लॉग नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त नवाज खान। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।